हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एरिया वेक्टर आखिर होता क्या है, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एरिया वेक्टर का काफी ज्यादा यूज होता है और ये काफी ईजी भी है। तो अब क्या होता है, जैसे कोई सा भी सरफेस है हमारे पास, कोई सा भी रैंडम सरफेस हमने ले लिया और उसका एरिया क्या है, डेल्टा एस। जनरली हम एरिया को डेल्टा एस से डिनोट करते हैं या फिर डीएस से, या फिर अगर टोटल एरिया है तो एस से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें एरिया वेक्टर जानना है तो वो क्या होता है, अगर हम किसी भी सरफेस को देख रहे होते हैं, जैसे अगर हम कोई सा भी सरफेस ले लिए, जैसे अगर हम अपने पाम को देख रहे हैं, मैं अपने पाम को देख रहा हूं, तो मेरी हथेली पर अगर मुझे पता करना है कि इस पर एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो कुछ नहीं होगा, बस ये क्या होगा कि जो एरिया है, वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो इस पूरे एरिया का मैग्नीट्यूड है। मान लिया हमने 4 मीटर स्क्वायर है या फिर कुछ भी है, तो एरिया मान लिया हमने, या फिर मान लिया डेल्टा एस है। तो और जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब इस सरफेस से क्या होगा, हमारी तरफ। मतलब अगर मैंने ये पेन लगा दिया है तो क्या हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन है इस पेन का डायरेक्शन, मतलब इस तरफ जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हो जाएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो क्या है, एरिया डेल्टा एस है। तो अगर मैंने मान लिया कि जो आउटवर्ड डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन कैप, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। तो जो एरिया वेक्टर हो जाएगा डेल्टा एस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इंटू एन कैप। एन कैप लग गया, मतलब हमने वेक्टर डिफाइन कर दिया, इसकी डायरेक्शन एक दे दी है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, आउटवर्ड नॉर्मल हो जाता है। और जो मैग्नीट्यूड हो जाती है उसकी, वो क्या होती है, जो भी इसका एरिया होता है वही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो एरिया वेक्टर हमने देख लिया। कहने का मतलब, हम किसी भी एरिया को देख रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से जो भी आउटवर्ड नॉर्मल हमारी तरफ आएगा, जो सरफेस के नॉर्मल होगा, वो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो अब हमने एरिया वेक्टर देख लिया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जो ये टॉपिक है हमारा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरली क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन से देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस, अब किसी भी सरफेस से लिंक्ड अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो वो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट नॉर्मली पास थ्रू दैट सरफेस। मतलब क्या होता है, ये बेसिकली होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब कितने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, नॉर्मली पास कर रहे हैं उस सरफेस से। मतलब कि कोई सा भी सरफेस है हमारे पास, तो उसको वो क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं, मतलब उससे वो क्रॉस कर रहे हैं। तो कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे नॉर्मली उस सरफेस से, तो वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से या फिर फाई ई से। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मल्टीप्लाइड बाई ए, ये हो जाता है हमारा। तो ये तो बेसिक हो गया कि E मल्टीप्लाइड बाई ए हो गया। अब पहले के कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड करता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। अगर हम देखें तो मैंने ये बताया था कि नंबर ऑफ लाइंस, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया से देखें, कहने का मतलब मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये मैंने बता रखा था। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपॉन एरिया प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या हम लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू E मल्टीप्लाइड बाई ए, क्योंकि एरिया इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू E इंटू ए। तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, इसी को हम दिखाते हैं फाई ई से, जो कि क्या हो जाता है, E मल्टीप्लाइड बाई ए। तो अब ये हमने देखा कि क्या पहले ये एक पॉइंट आता है नॉर्मली, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब अगर कोई सा भी हम सरफेस ले रहे हैं तो उस पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली उससे क्रॉस होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट नॉर्मली पास थ्रू द सरफेस, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो नॉर्मली पास करेंगे सरफेस से, वो कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई सा भी सरफेस है हमारे पास, मान लिया ये हमारे पास एक सरफेस है, ये हमने एक सरफेस मान लिया कि इसका एरिया कुछ ए है,
यहाँ पे मैंने ए से दिखाया, यहाँ मैंने एस बताया था, तो एस भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब ई डेल्टा एस भी हम यूज कर सकते हैं या फिर सीधा ई एस भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए माना है या फिर मान लेते हैं हम एस मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये माना है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर हम एक लाइन लें ऐसा या फिर बहुत सारे लाइंस लें, तो अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है, नॉर्मली जा रहे हैं। तो ये तो ऐसे पास हो गया, ये कहीं ऐसे निकला, ये भी क्रॉस हो रहा है, तो ये जो फील्ड लाइन है ये पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, कोई सा भी अगर हम इस टाइप का लें, अगर ये हमारे पास सरफेस है कोई सा भी, और अगर हम ऑब्लिक ले रहे हैं, मतलब इस टाइप का अगर हम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे पास होगा। तो क्या है, इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर नहीं है। तब हम क्या करते हैं, अब जैसे इस पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, ये क्या हो गया हमारा थीटा। तो ये थीटा हो गया। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये ऑब्लिकली जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ थीटा एंगल उसके नॉर्मल से, मतलब जो कोई भी सरफेस है अगर इस पे हमने नॉर्मल बना दिया तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, तो ये कुछ थीटा एंगल बना रही थी, तो ये वो एंगल थीटा है। तो अब हमें कौन सा कंसीडर करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के नॉर्मली पास होती है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हमें वो कंपोनेंट लेना है जो क्या है, सरफेस के नॉर्मल है। मतलब अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके नॉर्मल क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। मतलब जो हमें नॉर्मल कंपोनेंट मिला है, जो हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, वो क्या है हमारा ई कॉस थीटा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमने लिखा था, ये जो फाई ई हमने लिखा था, तो हम मान सकते हैं कि हमारा जो फाई ई है वो क्या हो जाएगा, अब हमारा ई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए तो था ही। तो अब अगर ई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए है, तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। और फाइनली हम इसे क्या देख सकते हैं, अगर हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट एरिया वेक्टर, या फिर यहां पे मैंने ई डॉट ए लिखा है, हम क्या कर सकते हैं, ई डॉट एस भी लिख सकते हैं। मतलब फाई ई जो हो गया वो क्या हो गया, ई डॉट एस। इस टाइप का भी हम लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा एस भी लिख सकते हैं। तो ये हमने देख लिया वेक्टर फॉर्म में। अब क्या है कि अब हमें ये बात ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो सरफेस के नॉर्मल होगा। ये बात हमें याद रखनी है। अब यहाँ पर ये हमने फॉर्मूला देख लिया। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अब यहाँ पे दो का क्या है, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये फाई ई जो क्या है इस पर वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो अगर स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, मतलब हमें जो निकला वो एक स्केलर मिल रहा है। और हमने क्या देखा था, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कोई सा भी नंबर है तो वो एक स्केलर ही होगा, ठीक है। इसलिए यहां पर हमें ये भी पता चला कि ये स्केलर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें क्या है, हमें यहां पर एक नंबर पता चल रहा है। तो ये देख लिया हमने बेसिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए। अब क्या है कि अगर हम कोई सा भी कर्व्ड सरफेस लेते हैं, अगर हमारे पास कोई सा बड़ा सा सरफेस है और उस पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना है, तो अगर कोई सा भी हम कर्व्ड सरफेस लेते हैं तो हमें क्या है, उस पर भी देखना होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली आ रहे हैं तभी हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि अगर हमारे पास कोई सा बड़ा सा कर्व्ड सरफेस है, जैसे पाम है मेरे पास, तो अगर ये थोड़ा सा कर्व बना हुआ है, इसी तरह मैंने ये सरफेस बनाया है, तो क्या है कि ये कर्व है, लेकिन क्या है, हमें चाहिए इस पे नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो अगर किसी भी बड़े से कर्व्ड सरफेस पे अगर हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, मान लिया हमने एक स्क्वायर कंसीडर किया, हमने क्या किया, एक स्क्वायर कंसीडर किया इस पे, जिसका एरिया क्या है, हमने ds माना और इस पर कोई सा भी नॉर्मल होगा, ठीक है। तो हमने ds माना। अब यहां पर अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें इस स्मॉल एरिया पे, तो इस स्मॉल एरिया को किसी कर्व पे अगर हम स्मॉल सा एरिया लेते हैं तो हम मान सकते हैं कि वो क्या है, वो बिल्कुल फ्लैट है, कर्व्ड नहीं है। क्योंकि क्या है, अब जैसे हम फॉर एग्जांपल अर्थ का एग्जांपल लेते हैं, तो अर्थ इतनी बड़ी सी है, हम क्या है, इतने छोटे से हैं। अगर हम अर्थ पर कोई सा भी स्क्वायर बनाते हैं
तो वो हमें फ्लैट दिखता है। लेकिन क्या अर्थ फ्लैट है? अर्थ फ्लैट नहीं है, ये अनइवन सरफेस है, मतलब एक तरह का गोल सरफेस है जिसे हम बोलते हैं। तो अगर वो हम स्क्वायर बनाते हैं तो हम कह सकते हैं प्रैक्टिकली कि वो क्या है, कर्व्ड है, लेकिन वो इतना छोटा है कि हम उसे कर्व्ड नहीं बोलते हैं और हम बोलते हैं कि वो स्क्वायर ही है। तो कुछ इसी तरह का इसमें भी हम करते हैं, एक स्मॉल सरफेस लेते हैं, उस सरफेस में हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट जिसका एरिया ds हो, ठीक है, वो क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, हम उसे फ्लैट कंसीडर करते हैं, उसका कर्वेचर इतना कम होता है कि उसे हम फ्लैट ले सकते हैं। तो अगर ये ds है और इसमें हमें फ्लक्स निकालना है, तो हमने मान लिया कि क्या है, इसमें फ्लक्स क्या है, d फाई है। तो d फाई e क्या हो जाता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही रहेगा, तो E क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और S की जगह हम क्या लिख देंगे, स्मॉल एलिमेंट, तो ds और cos थीटा। अगर इससे क्या हो रहा है, कोई से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड होके जा रही है और इसके नॉर्मल से अगर थीटा बना रही है तो ठीक है, ये हमने देख लिया। अब अगर ऐसा है तो हमें क्या यहाँ पे d फाई है, ds है, मतलब d फाई e इज इक्वल टू e ds cos थीटा। तो अगर हमें पूरे सरफेस पे निकालना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तरह का क्लोज इंटीग्रल करेंगे। इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा क्लोज इंटीग्रल क्यों करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा d फाई e इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ e ds cos थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा, जो फाई आएगा हमारा टोटल निकल के, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ e डॉट ds। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो e के ऊपर वेक्टर और एरिया के ऊपर वेक्टर, क्योंकि एरिया भी क्या हमने एक वेक्टर ले रखा है। तो हमारा जो फाइनल वेक्टर फॉर्म में निकल के आया वो हमारा ये आया, फाई e मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू e डॉट ds का इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, ये पूरे सरफेस पे होगा। तो ये हमारा हो गया, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, फाई e इज इक्वल टू ई डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल। तो यहां तक हमने देख लिया, जो फ्लक्स की बेसिक बातें होती हैं वो हमने देख लिया। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेसिक्स, मतलब कुछ ज्यादा ही बेसिक्स, SI यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में। तो SI यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL3T-3 A⁻1, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अगर ये क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds जो है, ये अगर नेगेटिव आता है तो सरफेस के अंदर क्या होता है, एक नेट नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही ये जानना है कि E डॉट ds का अगर क्लोज इंटीग्रल हमारा नेगेटिव आता है तो क्या होता है, जो सरफेस जो होता है वो अपने अंदर नेट नेगेटिव चार्ज रखा हुआ रहता है, मतलब सरफेस के अंदर एक नेट नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ बेसिक्स पार्ट्स देखे हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे का जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा होगा गॉस थ्योरम, तो अगले लेक्चर से हम गॉस थ्योरम देखने वाले हैं। उस पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं, बोर्ड्स में भी और जेई में भी बन सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। And thanks for watching the video.